स्टारलिंक बहुत अच्छा है। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो भी सारी चीज़ें हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे नॉर्मल लोग जा नहीं सकते या फिर नॉर्मल इंटरनेट प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर नहीं सकते कनेक्शन, अगर करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा प्राइस में करते हैं क्योंकि वही अकेले होते हैं, उन सारी चीज़ों से छुटकारा दिलाता है। इसी के साथ साथ स्टारलिंक जो है वो स्टारशिप की काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है और साथ ही साथ एक जगह से दूसरी जगह जाना वो भी बहुत तेज़ी से ऐसे प्रोजेक्ट्स में जैसे कि मार्स हो या उसके भी आगे हो, उनमें सब में भी मदद कर रहा है। इन सब प्रोजेक्ट्स के साथ ही साथ स्टारलिंक की वजह से कुछ दिक्कतें भी आ रही है, तो चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। शुरुआत करें तो स्टारलिंक सबसे पहले तो एस्ट्रोनॉमर्स जो आसमान को देखते हैं उनकी दिखाई में बाधा बनता है, क्योंकि स्पेसएक्स के पास फिलहाल तो अभी 800 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं अपने ऑर्बिट में जो कि आसपास घूम रही है। मगर कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी से कंप्लेन करना शुरू कर दिया है क्योंकि उनको आसमान दिखाई नहीं देता स्टारलिंक की सैटेलाइट्स बीच में आने की वजह से। तो क्या होगा कि अभी ऐसी बात है, तो क्या होगा जब स्टारलिंक की हज़ारों सैटेलाइट्स अपने आसमान में छोड़ देगा वो। स्पेसएक्स को पहले अप्रूवल मिल चुका है फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन से कि वो 12,000 स्टारलिंक की सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं आसमान में। मगर यही सिस्टम यहीं पे नहीं रुकने वाला, क्योंकि उन्होंने जो टारगेट रखा है वो है 30,000 सैटेलाइट्स का अगले कुछ सालों में, और जब उनकी सैटेलाइट्स इतनी पहुंच जाएंगी तो अपना टारगेट बढ़ा के 40 से 50,000 सैटेलाइट्स पूरे छोड़ देंगे, जिसकी वजह से अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड कर सके वो लोग। जबकि सिर्फ 30,000 सैटेलाइट्स में भी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी नासा ने 108 पेज की रिपोर्ट सामने लेकर आए थे वो लोग कि किस तरह से एक जो कॉन्स्टलेशन होता है उसमें सैटेलाइट्स बाधा बना रहे हैं। क्योंकि आपको बताइए, जैसे सैटेलाइट्स अपनी लाइट अपने पीछे छोड़ देते हैं तो हर 60 सेकंड में दो जो सैटेलाइट्स होती है उनकी लाइट पीछे रह जाती है, जिसकी वजह से देखने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ये किस तरह से दिखने वाला है। सबसे पहले तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा जो फोटो को लेना, कि मतलब ऐसी लाइट की अगर पीछे छोड़ रहे हैं सैटेलाइट्स तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और साथ ही साथ हमें इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे अगर रात की अगर अपन आसमान में देखेंगे और हमको इस तरह की लाइटें दिखने को मिलेगी रात को। अगर हम आधी लेफ्ट साइड को भी हटा देते हैं तो जो विजुअलाइजेशन आपने देखा उसमें 60 टाइलें हैं टोटल, जिसमें से 52 टाइलों में तो इस सब में जो लाइट आ रही है वो स्टारलिंक के सैटेलाइट्स की आ रही है। तो इससे हम बात करें तो एक तरह से 86% जो रात का वो जो तारे वगैरह दिखते हैं हमें, उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी स्टारलिंक की लाइट है। स्पेसएक्स जो है इन चीज़ों में काम कर रहा है कि वो किस तरह से चीज़ें सही कर सकते हैं, जैसे कि वो अपनी सैटेलाइट को डार्क कर रहे हैं, मतलब काले कलर में कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिफ्लेक्ट ना हो बाकी सैटेलाइट्स में और उसमें। मगर इसके बाद भी नासा ने जो कहा है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और अगर सारी चीज़ों को मिलाकर बात करें तो सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी या आसमान अच्छे से नहीं दिखेगा। मेन बात यह है स्पेस जंक, यानी कि स्पेस का कचरा बहुत हो जाएगा इससे। स्पेसएक्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है टेक्नोलॉजी का एक ऐसा पीस, और उनको ऐसा देख के तो ऐसा लगता है कि काफ़ी छोटी और काफ़ी आसान है। मगर अगर बात करें प्राइसिंग की तो स्पेसएक्स को अराउंड 2.5 लाख से लेके 5 लाख डॉलर्स हर एक सैटेलाइट पे लगते हैं। और इसी के साथ साथ बात करें तो काफ़ी सिंपल भी नहीं होते वो लोग, क्योंकि अगर बात करें तो किस तरह से जो उनकी स्टार्टिंग डेज में हमें पता है कि 5% जो उनकी सैटेलाइट्स थी वो ख़राब हो जाती थी, किसी काम की नहीं रहती थी। मगर धीरे धीरे नंबर कम हुआ और अब 2.5% में आ चुका है। अगर बात करें आगे जाकर स्पेसएक्स अगर इसको 1% भी डैमेज तक ले आता है कि मतलब सिर्फ 1% सैटेलाइट्स ही ख़राब होंगी, मगर तब भी आप सोच सकते हैं कि 30,000 जब सैटेलाइट्स छोड़ी जाएगी तो कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हालांकि री एंट्री के दौरान ये सैटेलाइट्स जल जाती है, इससे कोई कचरा रहता नहीं है, मगर ये भी कोई जल्दी प्रोसेस नहीं है। क्योंकि अगर बात करें जो इसकी एल्टीट्यूड पर पहुँचती है जितनी ऊंचाई पे 180 से 340 माइल्स तक की ऊंचाई में पहुंच जाती है ये। और एक बात अगर है कि अगर ऐसी ख़राब सैटेलाइट्स 340 माइल की ऊपर वाले एल्टीट्यूड में होगी तो इसको अराउंड 5 साल लगेंगे ऐसे एल्टीट्यूड तक पहुंचने में, जिसमें आकर ये जल सके, तो ये काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। और इन्हीं 5 सालों में जो एक ख़राब हो चुकी सैटेलाइट्स होंगी वो कचरा कर देगी स्पेस में। हालांकि स्पेसएक्स की खुद की सैटेलाइट्स में भी दिक्कत आएगी इनसे जो काम कर रही है उसमें, साथ ही साथ बाकी जो कंपनियों की सैटेलाइट है उन्हें भी इन सैटेलाइट्स के बचकर निकलना होगा। स्पेसएक्स तो ये कहता है हालांकि उनके में कोलिजन सिस्टम लगा हुआ है कि अगर कोई सैटेलाइट्स उन्हें टकराने वाली होगी तो अपने आप उसको साइड कर लेगी खुद की खराब सैटेलाइट भी। मगर मुझे समझ नहीं आता अगर सैटेलाइट खराब है तो वो कैसे खुद को सही कर सकती है। और एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि जो स्पेसएक्स से सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है वो काफ़ी कम ऊंचाई पे 160 माइल्स की ऊंचाई पे है। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी सैटेलाइट्स आ जाएगी तो घनी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी खराब सैटेलाइट्स। और इसी की वजह से सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि ना सैटेलाइट से एक दूसरे से भिड़ेंगी, कि अगर आपको ये भी सोचना होगा कि 17,500 माइल्स पर आवर की इनकी स्पीड होती है, तो इससे आराम से सिर्फ सैटेलाइट्स ही नहीं
बल्कि अंतरिक्ष के जो यान होते हैं, स्पेस क्राफ्ट्स वगैरह होते हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकती है ये लोग। तो आगे हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की, जो कि काफ़ी बड़ी दिक्कत होती है जब हम हज़ारों या दसों हज़ारों सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। अगर एक बात कर लेते हैं तो एक फैल्कन 9 जो रॉकेट है वो 60 सैटेलाइट्स को एक बार में उड़ा के ले जा सकता है। अगर हम ये सोचते हैं कि अभी तक अगर 1000 सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर दी गई है तो अब हमारे पास फिगर आता है कि 29,000 सैटेलाइट्स को अभी भी स्पेस में डालना बाकी है, जिनका कॉस्ट जो आएगा, जिनकी सैटेलाइट्स पे जो आएंगी वो होगी 483 फैल्कन 9 जो रॉकेट होगा उसको लॉन्च करना पड़ेगा। मगर ये जो लॉन्च करने का नंबर है वो डेफिनेटली कम होने वाला है, क्योंकि एक बार जब स्टारशिप रेडी हो जाएगा इस्तेमाल करने के लिए तो उसका जो ये सारी चीज़ है वो बहुत सारी सैटेलाइट्स एक साथ ले जाएगा। मगर अगर फैल्कन 9 को यूज़ करते हैं फिलहाल भी, तो अगर एक फैल्कन 9 भी 3,36,552 किलोग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है लॉन्च के दौरान, तो अगर 483 अगर अपन लॉन्च करेंगे फैल्कन 9 को तो इससे हमको 162 मिलियन किलोग्राम मिलती है अपने CO2 की मात्रा को, जो कि नेचर में जाके बहुत ही बुरी पॉल्यूशन करने वाली है। हाँ, ये बात तो है कि ये जो भी जितना भी पॉल्यूशन ये कर रही है वो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है और बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं उनसे काफ़ी कम पॉल्यूशन है। मगर मुझे लगता है कि ये बात भी मुझे आपको बता देनी चाहिए, इसकी वजह से आपको समझ में आ जाए इस बारे में। और ये भी एक बड़ा इशू नहीं है कि सिर्फ स्टारलिंक की वजह से इतना पॉल्यूशन हो रहा है। स्पेसएक्स ऐसा नहीं है कि है ना जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो रही है, क्योंकि स्पेसएक्स के अलावा भी काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाली है। अब साथ ही साथ हमारे पास है ब्लू ओरिजिन भी। अब बात करें जेफ बेजोस की, तो उन्होंने बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेला इस बारे में कि लोग कहते हैं कि उन्होंने स्पेसएक्स को कॉपी किया और उनके बहुत सारे प्लान्स भी कॉपी किए। अब हालांकि ये बात सच हो या ना हो, मगर ये बात तो है कि जो ब्लू ओरिजिन की सैटेलाइट है जो इंटरनेट देने वाली है, जिनका नाम है क्वाइपर, तो ये जो भी सारी चीज़ें हैं, पॉल्यूशन वगैरह जो हमने आगे बात करी, उन चीज़ों को ही बढ़ाने वाली है। अब ब्लू ओरिजिन को जो है अप्रूवल मिल चुका है 3,236 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का, मगर ये भी अब बात है कि है ना वो भी दसों हज़ारों में सैटेलाइट लॉन्च करने का टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि है ना बहुत कम है फिलहाल, शॉर्ट टर्म में तो काफ़ी कम है, बाकी लॉन्ग टर्म में इसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इन्हीं सारी वजह से प्रॉब्लम डबल हो जाएगी और चीज़ों को और ख़राब बनाती है ये बात कि जो है ना कंपनीज ये आगे जाकर कितनी बड़ी होने वाली है ये भी किसी को अंदाज़ा नहीं है अभी तक। स्पेसएक्स सबसे बड़ा सैटेलाइट ऑपरेटर बन चुका था जनवरी में, और अगर इसी के साथ बात करें तो लो ऑर्बिट में जो है उनकी 180 सैटेलाइट्स है सिर्फ। लेकिन अगर टोटल की बात करें तो टोटल हमारे पास 6,000 सैटेलाइट्स है जो अभी ऑर्बिट के आसपास घूम रही है। उसमें से भी जो 6,000 सैटेलाइट्स है उनमें से 60% या करें 3,600 सैटेलाइट्स ख़राब हो चुकी है, मतलब किसी काम की नहीं है, मतलब सिर्फ 2,400 सैटेलाइट्स हैं जो कि काम आ रही है हमारे ऑर्बिट में। मगर एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, मगर इतनी सारी जो सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, दसों हज़ारों में लाखों में भी जा सकता है आगे नंबर, मगर इतने सारे जो मैनेजमेंट करना जो होगा इन सारी सैटेलाइट्स का, और इनको मेंटेन रखना होगा। और इनको ही नहीं, सिर्फ अभी आगे और जितनी सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है उन सबको जो स्पेस कम्युनिटी है वो सारी चीज़ों में अगर उनको मेंटेन करना हो काफ़ी मुश्किल होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ना ये कोई किया नहीं जा सकता है, स्पेसएक्स करेगा नहीं, मगर ये जो भी सारी चीज़ें हैं उनकी अपनी अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ भी है, और इन कंपनीज़ को लॉन्च करने से पहले उसके बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। अभी तक मुझे ये तो समझ में आ गया, और मुझे उम्मीद है आप सबको भी आ गया होगा कि जो इंटरनेट बेस्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मगर एक बात है कि एकदम से इतनी ज़्यादा न्यूज़ में, चर्चा में और ऐसी बड़ी चीज़ क्यों बन गई? तो सैटेलाइट इंटरनेट तो वैसे काफ़ी पुराना है और काफ़ी कंपनीज बहुत पहले से अपना बिजनेस इस पर चलाती आ रही है, कई दसों सालों से। जैसे रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं अपन सबसे बड़ा वायासेट का, मगर ऐसा भी नहीं है कि वायासेट के पास दसों हज़ारों सैटेलाइट है, हज़ारों सैटेलाइट्स भी नहीं है, कुछ 100 में उनके पास सैटेलाइट्स है। और ऐसा भी नहीं उनके पास कई सारी सैटेलाइट्स हैं, उनके पास बस कुछ ही सैटेलाइट्स है, सिर्फ 4 अगर बात करें तो। अगर बात करें वो कब से हैं तो 1986 से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट जिसका नाम था एनिक F2 2004 में लॉन्च किया था। उसी के साथ साथ उन्होंने 2006 में वाइल्ड ब्लू एक सैटेलाइट लॉन्च करी। उसी के साथ साथ वायासेट 1 2011 में लॉन्च किया, और उसके बाद फाइनली वायासेट 2 2017 में लॉन्च किया, और उसके साथ साथ 2022 में वायासेट 3 को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जो बड़ी बात है वो ये है कि सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, और जब भी आप बात करें कि आप किसी दूसरे के भरोसे अपनी सैटेलाइट स्पेस पर भेज रहे हो तो आप ये चाहोगे कि कम से कम सैटेलाइट्स जाएँ जिसकी वजह से खर्चा भी आपका कम हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वायासेट की जो इंटरनेट चल रहा है सैटेलाइट से वो बहुत बेकार है, बल्कि वो जो वायासेट का जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो सबसे ज़्यादा अच्छा चलने वाला इंटरनेट माना जाता है। अगर इस बात को सोचे कि उनको नासा और अभी के हिसाब से स्पेसएक्स के भरोसे रहना पड़ता है उनकी सैटेलाइट की लॉन्च के लिए, तो उन्होंने ये सोचा कि वो कम सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे मगर बहुत ज़्यादा पावरफुल वाली लॉन्च करेंगे,
और ऐसा नहीं कि हज़ारों सैटेलाइट्स लॉन्च कर देंगे। जो अभी वायासैट जो 3 आएगा उसमें 650 मिलियन जो डॉलर्स उसमें लगाए होंगे उन्होंने, और इसका मतलब ये भी है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी और साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा बनाने में, जो कि अगर स्टारलिंक और क्यूपर की सैटेलाइट्स के बारे में बात करें उनके मुकाबले। मगर ऐसा क्यों नहीं है कि स्पेसएक्स और जो ब्लू ओरिजिन है वो भी थोड़ी सैटेलाइट लॉन्च करे, वो भी काफ़ी ज़्यादा पावर वाली, बजाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर दे जिनकी पावर बहुत ज़्यादा कम होती है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की मेहनत और साथ ही साथ काम करने की क्षमता और बाकी सारी चीज़ों की बचत होगी, और साथ ही साथ इसमें जो हमने चीज़ें बात करी जो दिक्कतें हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा कम होंगी। साथ ही साथ बात करें अगर स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन अगर ऐसा कर लेते हैं कि वो कुछ डजन या फिर कुछ 100 सैटेलाइट्स लॉन्च करें जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तो कितना अच्छा होगा। अब हालांकि उससे हम 4K वीडियोस तो स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे या कोई भी वीडियो गेम नहीं खेल पाएंगे जो ज़्यादा इंटरनेट लेते हो, मगर ये तो काफ़ी अच्छा है ना कि इन्वायरमेंट स्पेस वाला काफ़ी बचा रहेगा अच्छे से। सिर्फ सैटेलाइट को लॉन्च करने के भरोसे रहने के बजाय भी कोई भी ऐसा इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं है जिसने ऐसा काम किया हो कि सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करी हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है और पैसे की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। 15 साल से ये वायासैट काम कर रही है मगर ये ज़ीरो प्रॉफिट पे चल रही है अभी तक, और अब वो इतना भी नहीं कर सकते कि कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते सैटेलाइट्स के ऊपर, वैसा भी वो नहीं कर सकते हैं। हालांकि सालों पहले तक जेफ बेजोस और इलॉन मस्क का जो आइडिया था उसे लोग पागल समझते होंगे, मगर अब हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि दुनिया के वो 2 सबसे अमीर इंसान हैं और उनके पास करोड़ों अरबों डॉलर्स हैं खर्च करने के लिए, और उनके पास ऐसी भी चीज़ें हैं कि उसके वजह से आगे जाकर वो खुद का लॉन्च सिस्टम बनाने वाले हैं जिसकी वजह से वो लॉन्च वगैरह को काफ़ी ज़्यादा बड़ा ही कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके पैसे भी कम लगेंगे और जल्दी जल्दी भी लॉन्च हो सकती है। तो इसकी वजह से वो हर साल दर साल फंड करते रहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, इसकी वजह से बाद में जाकर वो इतना बड़ा कर ले प्रोजेक्ट्स को जिस पे उनके पैसे काफ़ी ज़्यादा कम हो और उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बाकी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इनके लिए, मगर जो स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन का जो आगे के जो प्लान्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने वाले लग रहे हैं। अब आप मुझे ये मत समझिएगा कि मैं इनके खिलाफ हूँ, बल्कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, मगर हमें ये भी देखना चाहिए कि जो स्पेस का जंक है, मतलब स्पेस में जो कचरा जा रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो सकती है, और साथ ही साथ और इससे बड़े प्रोजेक्ट में तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिक्कत बन सकती है। सब हम सभी जानते हैं आजकल हमारी पृथ्वी पर क्या हाल चल रहा है कि जो भी हमारे गड्ढे वगैरह होते हैं वो कचरे से भरे होते हैं, पानी में हमारा बहुत सारा पोल्यूशन हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है पानी, हवा प्रदूषित हो चुकी है, और हम सब किस जगह पर पहुंच चुके हैं अभी। मगर हम सेम जो चीज़ है वो अंतरिक्ष में भी नहीं चाहते, मगर इसी बात को करें तो मुझे ये लगता है कि जो इलॉन मस्क है वो वैसे ही इन्वायरमेंट मानी कि नेचर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, इसी वजह से उन्होंने सारी चीज़ें करी है। तो इसके बारे में उन्होंने ज़रूर कुछ भी सोचा होगा। क्या आपको लगता है ये भी जो सारी दिक्कतें हैं, ये जो सारी चिंताएँ हैं वो क्या बहुत बड़ी है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप इस बात से एक्साइटेड है कि आगे जाकर जो रॉकेट लॉन्चेस होंगे काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाने वाले हैं और कोई बड़ी बात ज़्यादा रहने नहीं वाली, जैसा कि अभी कभी हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। साथ ही साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा हमारे फ्यूचर वीडियोस के टॉपिक सजेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के क्वेश्चंस के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव, आप देख रहे थे लॉजिकली आंसर्ड हिंदी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।